हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज़ प्रियंका एंड आज आपकी इंग्लिश की क्लास है जिसमें हम अपना पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी डिटेल में। तो आज आपका पहला पीवाईक्यू रहेगा। ये आपका लेटेस्ट जो एचपीपीएससी ने कंडक्ट किया था मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम, उसी में से लिए गए हैं ये 10 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा लास्ट में आपका कितना स्कोर रहा। तो पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन पे देखिए, 41st क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, फिल इन द ब्लैंक। ही आंसर्स क्वाइट प्रॉम्प्टली डैश हिज पार्टनर सीम्स टू बी स्लो। तो ऑप्शन आपके पास है एज वेल एज, ईदर, वेयर एज फार एज। पहले तो इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए। क्या लग रहा है आपको? कंपैरिजन किया गया है क्योंकि ही आंसर्स क्वाइट प्रॉम्प्टली मतलब फास्ट है। जो ही जिसकी बात की जा रही है वो काफ़ी अच्छे से फास्ट आंसर कर रहा है और जो उसके पार्टनर है वो स्लो आंसर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन आया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये कंजंक्शन टॉपिक से आया हुआ है। कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन से ये आपको पूछा गया है। तो कौन सी कंजंक्शन यहाँ पे लगेगी? कंजंक्शन के भी वेरियस टाइप्स होते हैं, बताऊंगी मैं आगे। तो उनमें से आपने देखना है अब कंपैरिजन कहाँ हो रहा है। देखो, ही आंसर्स क्वाइट प्रॉम्प्टली एज वेल एज हिज पार्टनर सीम्स टू बी स्लो। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। एज वेल एज यूज़ होता है एज अ एंड, मतलब कोई चीज़ इन्वॉल्व कर रहे हो आप तब। ईदर चॉइसेस के लिए यूज़ होता है मेनली, तो यहाँ पे कोई चॉइस तो हो नहीं रही है। वेयर एज ये हम देख सकते हैं क्योंकि वेयर एज आपका कंपैरिजन वाले सेंटेंसेस में यूज़ होता है। तो एक बार देखो यहाँ पे फिट हो रहा है कि नहीं। ही आंसर्स क्वाइट प्रॉम्प्टली वेयर एज हिज पार्टनर सीम्स टू बी स्लो। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एज फार एज लॉन्ग एज ये भी यहाँ पे नहीं लगना था। इस तरह के टर्म्स भी यहाँ पे यूज़ नहीं होने थे। ये कहीं ना कहीं एक एक्सटेंट या डिस्टेंस को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, या कोई चीज़ हम जानते हैं उसको बताने के लिए, अपनी नॉलेज बताने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी वेयर एज इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो रहा था कंपैरिजन या कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स को में यूज़ किया जाता है वेयर एज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सभी को। ये देखो, एक्स्ट्रा कंटेंट यहाँ पे डाला गया है कंजंक्शन का। तो कंजंक्शन सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग टाइप ऑफ कंजंक्शन, दूसरी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तीसरी है कोरिलेटिव, फोर्थ इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड फिफ्थ इज डबल कंजंक्शन। ये चार्ट आप याद कर सकते हैं क्योंकि सारे बेसिक रूल्स यहाँ पे बताए गए हैं। कोऑर्डिनेटिंग की कौन कौन सी कंजंक्शन आएंगी इसमें, तो ये शॉर्टकट है फैन वॉइस, एफ से फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो। ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब दो चीज़ों को आप कनेक्ट कर रहे हो, कनेक्ट इक्वल एलिमेंट, और इसमें कॉमा यूज़ होगा ही होगा। कोऑर्डिनेटिंग का पहचान है कि कॉमा वहाँ लगेगा ही लगेगा। शी वॉज टायर्ड बट शी केप्ट वर्किंग, तो ये किसका एग्जाम्पल है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। बट यहाँ पे कंजंक्शन है और देखो कॉमा भी लगा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल भी साथ में दिया गया है ताकि आप अच्छे से समझ लें। सब ऑर्डिनेटिंग पे आ जाइए। सब ऑर्डिनेटिंग में बिकॉज, ऑल्दो, इफ, सिंस, अनलेस, वाइल, ये आपकी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। ये डिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ कनेक्ट करती हैं, तो ये भी कनेक्शन का ही काम कर रही हैं। कोऑर्डिनेटिंग एज वेल एज सब ऑर्डिनेटिंग दोनों कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कनेक्शन है वो डिपेंडेंट है, मतलब दो क्लॉज हैं, उनमें से एक जो है वो डिपेंडेंट है दूसरे वाले पे। उसके बिना उसके लिखने का कोई मतलब नहीं होगा, अकेले उसको नहीं लिखा जा सकता है। तो ऐसी जगह लगती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे ऑल्दो इट रेन्ड वी लेफ्ट, कॉमा यहाँ पे लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, डिपेंड करता है कैसे लिखा जा रहा है सेंटेंस। फिर है कोरिलेटिव, जहाँ पे पेयर्स को शो किया जा रहा है, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट, ऑल्सो, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड। ये क्या है? ये कोरिलेटिव है। ये पेयर्स में ही यूज़ होते हैं ऑलवेज। जब भी पेयर्स की बात होगी तब आप कोरिलेटिव लगाओगे। पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे। शी इज़ नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो काइंड। ठीक है, शी इज़ नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो काइंड। तो यहाँ पे देखो उसकी दो चीज़ों को कनेक्ट किया गया है यहाँ पे। वो स्मार्ट ही नहीं पर काइंड भी है, दो चीज़ें कनेक्ट की गई हैं एक ही इंसान की। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट,
ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पे ईदर और नीदर नॉर लगता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो सब्जेक्ट के क्लोजेस्ट, वर्ब के जो सब्जेक्ट क्लोजेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग लगती है फिर हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहाँ पे नीदर द कोच नॉर द प्लेयर वर रेडी। अब यहाँ पे वर क्यों लगाया, नीदर द कोच है नॉर द प्लेयर है, ठीक है, तो प्लेयर के साथ हमने लगानी थी वर्ब, तो यहाँ पे प्लेयर के अकॉर्डिंग लगेगी, प्लेयर्स प्लूरल है दैट्स वाई वर लगा है। कोच के अकॉर्डिंग लगानी होती तो वॉज लगता और आपका सेंटेंस गलत हो जाता। तो ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या बोलता है ये, व्हेन ज्वाइनिंग टू सब्जेक्ट्स दे द वर्ब अग्रीज विद द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट। और ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो ये आपने याद रखना है। डबल कंजक्शन की बात करें तो जहाँ पे डबल कंजक्शन लगती है, जैसे बिकॉज, सो, ऑल्दो, येट, यहाँ पे कॉज इफेक्ट रिलेशन बनता है। कोई कॉज इफेक्ट रिलेशन, कोई कॉज है उसका इफेक्ट बताया जाता है। जैसे बिकॉज ही वॉज लेट ही मिस्ड इट, वो लेट था इसलिए वो उसने मिस कर दिया, ठीक है, तो कॉज इफेक्ट के लिए यूज़ की जाती है डबल कंजक्शन, बिकॉज, सो, ऑल्दो, येट, इस तरह के। तो ये चार्ट आपने अच्छे से पढ़ लेना है। कितने टाइप की कंजक्शन देखी आपने, कितने टाइप के रूल देखे आपने, 5। कौन कौन से, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डबल कंजंक्शन। तो यहाँ पे कीवर्ड्स भी दिए गए हैं, इनकी यूज़ भी दिए गए हैं और एग्जाम्पल भी दिए गए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है सभी को, इसी टॉपिक से आया था, देखो कंजंक्शन से आया हुआ था फर्स्ट हाफ को, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक। सीमा डैश 2 पेपर सो फार, सीमा डैश 2 पेपर्स सो फार, क्लियर, इज क्लियरिंग, हैड क्लियर्ड, हैज़ क्लियर्ड। अब इस सेंटेंस में आपको टेंस देखना है। टेंस हमने अच्छे से किए हैं। टेंस का कौन सा रूल लगेगा, सबसे पहले तो अगर टेंस से क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपने टेंस पहचानने की कोशिश करनी कि कौन सा टेंस हो सकता है, ऐसे हिंट्स यहाँ पे ढूंढनी है। तो यहाँ पे आपको देखो एक ही हिंट मिल रही है, सो फार। सो फार कहाँ यूज़ होता है, कोई आपका एक्शन पास्ट में चला हुआ था और प्रेजेंट में वो कंटिन्यू है, मतलब प्रेजेंट में चला है अभी तक। जैसे कल से आप कोई काम कर रहे थे, आज भी उसी काम में लगे हुए हो, तो प्रेजेंट में भी आप लगे हुए हो। और ये कौन सा पास्ट होता है, याद करो, मैंने बताया था आपको कौन सा पास्ट होता है, टेंस होता है ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस होता है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है, क्या होता है, कौन सी ऑप्शन होगी, जिन एस्पेरेंट्स को आंसर आता है जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्या लगता है आपको, टेंस मैंने बता दिया कौन सा टेंस है। सो फार से पहचाना हमने कि कोई एक्शन पास्ट में चला था, स्टार्ट हुआ था और वो प्रेजेंट तक कंटिन्यू हो रहा है, तो क्या बोलेंगे हम इसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है, हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सिंपल फॉर्म में मैं बताऊं, ये मेन रूल रहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो अब सीमा है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ लगता है हैज़, तो क्या हो जाएगा, सीमा हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लियर्ड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया कैसे किया क्वेश्चन। टेंस वाला क्वेश्चन जब भी दिखे सबसे पहले टेंस पहचानो कौन सा है और बस उसका रूल अप्लाई कर देना है आपने। सीमा हैज़ क्लियर्ड 2 पेपर्स सो फार। क्लियर इतना। ये देखो, ये टेंस के रूल हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो एक बार फिर से देख लो। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में रूल आपने याद रखने हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में एस और ई एस लगता है सिंगुलर के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस सिंगुलर के साथ। पास्ट में देखो तो इसमें याद रखो सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ओनली टेंस जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। फ्यूचर की बात करें यहाँ पे विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये रूल्स याद होने चाहिए सभी को। कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी लगेगा, कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। फ्यूचर की बात करें विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें जो हमने अभी डिस्कस भी किया, हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट की बात करें तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर की बात करें फ्यूचर परफेक्ट की तो विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे आ जाइए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है हैज़, हैव, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। पास्ट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें लगता है हैड बीन, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। बस इतना रूल याद रख लो, आपका काम चल जाएगा, इजीली आप आंसर कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यहाँ तक क्लियर सभी को? 42nd क्वेश्चन कौन सा आंसर था? ऑप्शन डी है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था क्योंकि ये। नेक्स्ट आ जाइए, 43rd क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक अगेन। नेवर पुल अ डॉग बाय डैश डैश टेल। नेवर पुल अ डॉग बाय डैश टेल। द, ए, एन, वन, कौन सा टॉपिक है? आर्टिकल। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो यही था, आर्टिकल है ना। 3 ही आर्टिकल होते हैं, ए, एन, द। ए, एन, द, तो क्या लगेगा? नेवर पुल अ डॉग बाय द टेल, नेवर पुल अ डॉग बाय अ टेल, नेवर पुल अ डॉग बाय एन टेल, या नेवर पुल अ डॉग बाय वन टेल। देखो एन तो लगना ही नहीं है, वाउल साउंड यहाँ पे नहीं है। अब ए हो सकता है, द हो सकता है, वन टेल, डॉग के पास तो वन ही टेल होती है, तो इसमें बोलने की नीड तो थी ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन बची आपके पास। अब देखो टेल एक बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट की जब भी बात करी जा रही है तो वो स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक चीज़ों के लिए क्या यूज़ किया जाता है? याद करो, करो आंसर जल्दी से। स्पेसिफिक चीज़ों के लिए क्या यूज़ किया जाता है? कोई चीज़ आप बता के कर रहे हो, स्पेसिफाई कर रहे हो उसको, क्या लगाओगे? कौन सा आर्टिकल? ए लगाओगे, एन लगाओगे, या द लगाओगे? चलो एन तो यहाँ पे पहले ही कट हो चुकी है ऑप्शन, है ना, वन भी कट हो गया है। 2 ही ऑप्शन बची, ए और द। क्या लगाओगे? नेवर पुल अ डॉग बाय द टेल, नेवर पुल अ डॉग बाय द टेल, क्योंकि स्पेसिफाई कर दे रहे हैं। बॉडी पार्ट्स अगर हों तो उनके साथ हमेशा क्या लगाना है? द लगाना है, जब भी उनको स्पेसिफाई कर दिया गया है। क्या लगाना है आपने? द लगाना है। ये रहे आर्टिकल के रूल, ये हमने पढ़े हैं बड़े अच्छे से। देखो ए और एन दोनों ही इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, द आपका एक डेफिनेट आर्टिकल है। ए यूज़ होता है ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पे, या ऐसे वर्ड्स के साथ जो कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है जहाँ पे, जैसे अ कैट। एन यूज़ होता है वाउल साउंड के साथ, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। अगर ये साउंड आपको कहीं मिले तो वहाँ पे आपने एन लगाना है, जैसे एन एप्पल। जितने भी हिंदी के स्वर हैं वो वाउल साउंड है, अ, आ, ई, ए, ये सारे आपके वाउल साउंड है। तो अगर ये साउंड आपको मिले ना इंग्लिश वर्ड में, तो आंखें बंद करके एन लगा देना है वहाँ पे। द की बात करें, डेफिनेट है, ये स्पेसिफिक नाउन के साथ लगता है, ठीक है। जैसे आई सॉ अ गर्ल, द गर्ल वॉज वियरिंग स्पेक्टेकल। यहाँ पे अ गर्ल भी है, द गर्ल भी है। मैंने एक लड़की को देखा, कोई भी लड़की हो सकती है, लेकिन उस लड़की ने स्पेक्स डाली थी, तो ये हो गया पर्टिकुलर, स्पेसिफाई कर दिया हमने उस लड़की को, तब यहाँ पे द लग गया। डेफिनेट चीज़ों के साथ द लगता है। क्लियर? ये रूल्स याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है 44th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक अगेन। डैश द सडन अर्ज ऑफ सेल्स, द प्राइसेस आर हाई। डैश डैश द सडन सर्ज ऑफ सेल्स, द प्राइसेस आर हाई, ओइंग टू सच एज, इन स्पाइट, इंस्टेड। तो आराम से सोचो और बताओ क्या होगा। सडन सर्ज ऑफ सेल होता है मतलब इंक्रीज, रेट हाई हो जाना, सेल्स बढ़ जाना एक तरह से। तो उनकी वजह से, जैसे सेल का रेट, सेल्स बढ़ गई, उसकी वजह से प्राइस क्या हो गए? हाई हो गए। क्या होएगा इसमें? कौन सी ऑप्शन होएगी? ए, बी, सी, डी, क्या लगता है आपको? थोड़ा तो आप खुद से भी सोच सकते हो, थोड़ी सी सेंस बन जाए तो वहाँ पे भी आप आंसर देख सकते हो, किसके साथ सेंस बन रही है, किसके साथ नहीं बन रही है। अब देखो ओइंग टू का अगर सिंपल मीनिंग देखें तो ये होता है बिकॉज ऑफ। जहाँ हम बिकॉज ऑफ यूज़ करते हैं ना, ओइंग टू का भी सेम यूज़ होता है, सेम ही मतलब है, मतलब या बिकॉज ऑफ बोल लो या ओइंग टू बोल लो। तो बिकॉज ऑफ द सडन सर्ज ऑफ सेल्स द प्राइसेस आर हाई, बन रही है ना सेंस, तो ये ओइंग टू भी हो सकता है यहाँ पे आंसर। ओइंग टू द सडन सर्ज ऑफ सेल द प्राइसेस आर हाई। दूसरा है सच एज द सडन सर्ज ऑफ सेल, यहाँ पे तो हम कोई सेंस नहीं बन रही है, सच एज क्यों ही यूज़ होगा यहाँ पे, है ना। सच एज तो यूज़ होता है एग्जाम्पल के लिए, अगर हम कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं। इंस्पाइट, इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ लगता है, तो यहाँ पे होना था इंस्पाइट ऑफ, ऑफ लिखा हुआ होता तब आप इंस्पाइट लगा सकते थे। सेम केस इंस्टेड का भी है, इंस्टेड के साथ भी हमेशा ऑफ लगता है,
पर यहाँ पे ऑफ नहीं लगा है, तो सी और डी ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, सी और डी ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाते हैं। सच एज में कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि एग्जाम्पल के साथ लगता है। एक ही ऑप्शन बचता है बिकॉज ऑफ दी सॉरी ओइंग टू बचता है, ओइंग टू द सडन सर्ज ऑफ सेल्स द प्राइसेज आर हाई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर किया सभी ने? अच्छा, मार्क्स भी कैलकुलेट करते रहना, लास्ट में आपने मार्क्स भी बताने कितने क्वेश्चन ठीक हुए आपके, कितने गलत, आउट ऑफ 10, ठीक है। तो ओइंग टू इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, करेक्ट वॉइस बतानी है आपने, पैसिव वॉइस बतानी है। तो वॉइस है व्यूअर्स चीयर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ आवर ट्रूप लाउडली। वॉइस टॉपिक भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, काफ़ी प्रैक्टिस भी की है इसकी। इसका मेन रूल रहता है नो टेंस चेंज, बस ये याद रखना है, कभी भी टेंस नहीं बदलता है, उसी टेंस में रहती हैं चीज़ें, बस रूल्स याद होने चाहिए। सेम टेंस में रहेंगे लेकिन रूल तो बदलते हैं थोड़े बहुत, तो वो याद होने चाहिए। तो आपको बोला गया है व्यूअर्स चीयर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ आवर ट्रूप लाउडली। देखो व्यूअर्स है यहाँ पे सब्जेक्ट, व्यूअर्स क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, द परफॉर्मेंस ऑफ आवर ट्रूप ये है ऑब्जेक्ट, और चीयर्ड है यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो कौन सा टेंस हुआ? वॉइस में भी हमेशा पहला काम आपने करना है टेंस पहचानने का। तो जल्दी से मुझे बताओ इस क्वेश्चन में टेंस कौन सा है, 45th क्वेश्चन में टेंस कौन सा है, जल्दी बताइए। देख के पता चल रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही टेंस में लगती है, और वो है आपका सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट कह लो, सिंपल पास्ट में ही लगती है। अब सिंपल पास्ट रहेगा सिंपल पास्ट में ही, तो बस वही ढूंढना है। ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आओ, सब्जेक्ट को बाद में ले जाओ, यही रूल है ना पैसिव वॉइस का, और बाय लगाना होता है। तो द परफॉर्मेंस द परफॉर्मेंस द परफॉर्मेंस, सी ऑप्शन कट हो जाता है क्योंकि आवर ट्रूप हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बनेगा, द परफॉर्मेंस ऑफ आवर ट्रूप ये बनेगा। अब देखो चीयर्ड V2 लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम वॉइस की बात करें, सिंपल पास्ट का रूल क्या हो जाता है पैसिव वॉइस में, वॉज वर लगेगा। क्या लगेगा? वॉज वर लगेगा। तो पहली ऑप्शन में है इज, पहली ऑप्शन यहीं कट हो जाती है, हमने टेंस चेंज नहीं करना है। दूसरी ऑप्शन में लगा हुआ है वॉज, तो ये करेक्ट हो सकता है, फिर भी हम बाकी ऑप्शन भी चेक करेंगे। सी तो हमने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया। डी पे देखो, द परफॉर्मेंस मेड बाय अवर ट्रूप, मेड बाय ऐसा तो क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ, तो ये खुद से ही घुसा दिया इन्होंने, तो ये तो यहीं गलत हो जाता है। और यहाँ पे चीयर्ड ही लिखा है सिंपल, वॉज वर्क तो लगाया ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत। ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज ऑप्शन बी विच इज द करेक्ट आंसर। द परफॉर्मेंस ऑफ आवर ट्रूप वॉज चीयर्ड लाउडली बाय व्यूअर्स। इस तरीके से आपने आंसर कर देना है, ठीक है। एक तरीका ये रहता है कि आप ऑड वन आउट करते चलिए, ऑप्शंस को कैंसिल करते चलिए रूल्स के अकॉर्डिंग। दूसरा क्या होता है कि ये आपको पैसिव वॉइस दी है, इसको खुद एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करो डायरेक्ट, और फिर देखो कौन सी ऑप्शन है। दोनों मेथड अच्छे हैं, जो आपको ठीक लगता है आप वैसे आंसर चेक कर सकते हो अपना। एक तो हमने देख लिया जो मैंने किया, दूसरा है कि आप खुद ही एक्टिव वॉइस बनाओ इसकी, और फिर देखो किस ऑप्शन के साथ मैच कर रही है। आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है। ये है मेन रूल वॉइस के, ये भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। जिसमें जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तीनों में, इसमें कोई वॉइस चेंज नहीं होती है, कोई रूल नहीं है वॉइस के, तो ये तो आपको पढ़ने की नीड नहीं है। इसके अलावा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी वॉइस चेंज नहीं होते, कोई रूल नहीं है। इसके अलावा पढ़ने हैं आपने सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा, बस रूल चेंज होंगे। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी एक रूल है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, देखो ऊपर से नीचे तक V3 ही दिखाई देगा। कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर है, यहाँ पे इज एम आर के साथ सिर्फ बीइंग लग जाएगा, सिर्फ बीइंग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में हैज़ हैव होता है, यहाँ पे बीन लग जाएगा, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट में आ जाइए, वॉज वर लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर के साथ बीइंग लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में देखो बीन लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म रहनी ही है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस में हमेशा बीइंग लगेगा और परफेक्ट में हमेशा बीन लगता है। बाकी हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के अकॉर्डिंग होती है। फ्यूचर की बात करो तो विल शैल है,
विल शैल के साथ बी लग जाएगा, और परफेक्ट में देखो विल शैल के साथ हैव बीन लग जाएगा, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म रहनी है। तो ये रूल्स अगर याद होंगे, वॉइस का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और वॉइस में आपने हमेशा याद रखना है नो टेंस चेंज। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ये भी आपने याद रख लेना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। पहला क्वेश्चन इससे पिछला जो था उसमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था, अब आपको एक्टिव वॉइस बनानी है। ही मे बी डिक्लेयर्ड द नेक्स्ट कैप्टन। ही मे बी डिक्लेयर्ड द नेक्स्ट कैप्टन। बनाओ इसकी एक्टिव वॉइस, करो इसको चेंज। सबसे पहले तो ऑप्शंस पे चले जाना है। देखो एक एक करके कैंसिल करना है आपने सबको। क्या लगता है आपको? एक्टिव वॉइस बनानी है। सबसे पहले तो देखो डिक्लेयर्ड वॉइस है तो पास्ट में ही रहना है, पास्ट में ही रहना है। डिक्लेयर लिख दिया है, देखो यहाँ पे ये ऑप्शन कट हो गई, प्रेजेंट में नहीं जाना है हमने। इज गोइंग टू बी, द कमेटी इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड। इज गोइंग टू बी ये भी प्रेजेंट में आ गया। मे लगा हुआ है तो मे तो गायब ही है, देखो इन दोनों में, इधर भी मे नहीं है, करो कट। एक ही ऑप्शन है, द कमेटी मे डिक्लेयर हिम द नेक्स्ट कैप्टन। अब आप सोच रहे होंगे द कमेटी कहाँ से आ गया? तो भाई जो नेक्स्ट कैप्टन कौन डिक्लेयर करेगा? कमेटी ही करेगी ना, तो एक्टिव वॉइस में होगा द कमेटी, पैसिव में नहीं लिखा है इन्होंने। ऐसा होता है, काफ़ी एग्जाम्पल किए हैं हमने। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, द कमेटी मे डिक्लेयर हिम द नेक्स्ट कैप्टन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करनी है वॉइस एग्जाम में। रूल मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं वॉइस के, तो अब मैं डिस्कस नहीं करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47th क्वेश्चन। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। नरेशन से आया हुआ है क्वेश्चन, और नरेशन भी हमने डिटेल में की हुई है। जिन एस्पेरेंट्स ने नरेशन नहीं पढ़ी है वो पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, HPPSC की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको नरेशन, टेंस, वॉइस, आर्टिकल, ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे वहाँ पे। तो क्वेश्चन है आपका, द मैनेजर सेड टू अस, डू यू वांट टू लीव द जॉब बिकॉज वी आर क्रूअल। यहाँ पे टेंस चेंज होता है। वॉइस और नरेशन में मेजर डिफरेंस ये है कि वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, नरेशन में टेंस चेंज हो जाता है। तो बताओ, मैनेजर सेड टू अस, डू यू वांट टू लीव द जॉब बिकॉज वी आर क्रूअल। ये है आपका सिंपल प्रेजेंट। बताओ जल्दी से, सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है? किस में चेंज होता है? और हाँ, अगर ये PDF आपको चाहिए होगी रिवाइज करने के लिए तो कमेंट बॉक्स में PDF ज़रूर लिखें। ठीक है, तो आपको PDF भी मिल जाएगी रिवाइज करने के लिए, रिवीजन के लिए। बताइए, सिंपल प्रेजेंट चेंज होता है सिंपल पास्ट में। कर दो रूल चेंज। द मैनेजर सेड टू अस, डू यू वॉन्ट टू लीव द जॉब बिकॉज वी आर क्रूअल। तो यहाँ पे देखो डू यू वॉन्ट मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस है ये, और क्वेश्चन में हमें पता है वेदर इफ लगता है, जो कनेक्टर होता है दैट नहीं लगता है, वेदर या इफ लगता है। तो यहाँ पे सेड टू अस की जगह क्या हो जाएगा? आस्क्ड अस। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछा है उसने। तो देखो पहली ऑप्शन में आस्क्ड है, इंक्वायरी तो कुछ नहीं हो रही, यहाँ पे कट करो, इंक्वायरी नहीं हो रही है। मैनेजर वांटेड टू नो, नहीं, वो तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहीं पे आपको आंसर मिल गया ऑप्शन ए। द मैनेजर आस्क्ड अस, वेदर लगा दिया इन्होंने, वी वांटेड टू लीव द जॉब बिकॉज दे वर क्रूअल। देखो कितना ईजी था, सीधी हमने ऑप्शन कैंसिल की जो गलत हमें लग रही थी, एक ही ऑप्शन बचती है और वो है आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये देखो रूल, सिंपल पास्ट चेंज होता है, सॉरी सिंपल प्रेजेंट चेंज होता है सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये तो रही प्रेजेंट टेंस की बात। ठीक है, सिंपल पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट किसी में भी चेंज नहीं होगा, मतलब यहाँ पे नरेशन नहीं अप्लाई होगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नरेशन नहीं अप्लाई होगी, कोई रूल नहीं लगेगा। सिंपल फ्यूचर में विल यूज होता है तो विल चेंज हो जाता है वुड में, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में वुड बी V1 प्लस ING, फ्यूचर परफेक्ट में वुड हैव प्लस V3। ज़्यादातर क्वेश्चन प्रेजेंट और पास्ट से ही पूछे जाते हैं, तो ये वाले रूल आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस।
डायरेक्ट फॉर्म, अगेन नरेशन से क्वेश्चन है। देखा आपने, 2 क्वेश्चन वॉइस से आए हैं, 2 क्वेश्चन आपके नरेशन से आए हैं, एक क्वेश्चन टेंस से आया है, एक क्वेश्चन आर्टिकल से आया है। तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। अब क्वेश्चन में सेंटेंस पढ़िए। द मेंटोर विश्ड द स्टूडेंट गुड मॉर्निंग एंड इन्फॉर्म दैट देयर वुड बी अ मैजिक शो आफ्टर लंच। कोई बच्चा सुना रहा है, मान लो कि मेंटर आया था, उसने गुड मॉर्निंग कहा और बच्चों को इन्फॉर्म किया कि आफ्टर लंच एक मैजिक शो यहाँ होगा। ठीक है, ये किसी तीसरे बंदे ने बोली है ये बात, मेंटोर ने कि ऐसा ऐसा कहा। अब हमें ये डायरेक्ट स्पीच में करनी है, ये है इनडायरेक्ट स्पीच, हमें डायरेक्ट में कन्वर्ट करनी है। तो डायरेक्ट में क्या होगा, जो मेंटर ने खुद बोला है, क्या बोला होगा मेंटोर ने, अब वो खुद आपने देखना है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे विश्ड, विश्ड लगा है ना, क्या होना चाहिए, टेंस कौन सा किस में चेंज होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड दैट, मतलब पास्ट में बात हो रही है तो हमें प्रेजेंट में बात करवानी है मेंटोर की। तो क्या विश किया मेंटोर ने, गुड मॉर्निंग, और हमें पता है अपॉस्ट्रोफीज तो लगनी है। देखो यहाँ पे पहली ऑप्शन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड देयर विल बी अ मैजिक शो सेड द मेंटोर आफ्टर लंच। ये कुछ सेंस नहीं बन रही है ना। विल, वुड जो है हमें पता है वो विल में चेंज होगा, अभी हमने रूल भी पढ़ा, विल जो है वुड में चेंज होता है, वुड विल में चेंज होगा अगर हमें डायरेक्ट में करना होगा। चलो विल तो इन्होंने ठीक लगाया, फिर भी देखते हैं बाकी ऑप्शन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स देयर विल बी अ मैजिक शो आफ्टर लंच सेड द मेंटोर, ये है बिल्कुल करेक्ट आंसर। सेड द मेंटोर आफ्टर लंच, लंच के बाद थोड़ी कि बोला मेंटोर ने ऐसा, मेंटोर ने तो बताया कि लंच के बाद तुम्हारा मैजिक शो होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सी और डी देखने की ही नीड नहीं है क्योंकि हमें बी ऑप्शन मिल गया है, यही बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नरेशन में रूल याद रखने हैं आपने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के। देखो विल वुड में चेंज होता है, हमें इनडायरेक्ट में क्वेश्चन दिया गया था, वहां था वुड, तो वुड आपका विल में चेंज हो जाएगा। फिर रूल्स याद होंगे, इजीली कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। अब इनमें से इनकरेक्ट चूज करना है आपको। The player opened up about the struggle of grow up with minimum means. The player opened up about the struggle of growing up with the minimum means. देखो इन दोनों में से कोई इनकरेक्ट है, बिल्कुल सेम सेंटेंस है और हल्का सा फर्क है। स्ट्रगल ऑफ ग्रो अप, स्ट्रगल ऑफ ग्रोइंग अप, कौन सा लग रहा है? पहले तो ये सोचो सेंस किस में बन रही है, अगर खुद से भी आप सोचें ना तो सेंस किस में बन रही है। सी और डी तो फिर करेक्ट होंगे, हमें इनकरेक्ट पूछा गया है, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है। देखो जब भी ऑफ प्रेपोजिशन लगी होती है, ठीक है, तो उसके साथ हमेशा वर्ब के साथ, जैसे ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी लगता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रूल याद रखना, बेसिक रूल है, ऑफ लगा होगा एज अ प्रेपोजिशन तो वर्ब के साथ आईएनजी आपने लगाना है। तो यहाँ अच्छा इनकरेक्ट पूछा था ना, तो ए ऑप्शन, यहाँ पे ग्रो अप लिखा है, यहाँ पे ग्रोइंग अप होना था, बस सिंपल सा था यहाँ पे, ये रूल याद रख लेना सभी। प्रेपोजिशन के बाद जिरंड लगता है, वर्ब प्लस आईएनजी, इसको जिरंड बोलते हैं, याद रखना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अगेन ऐसा ही क्वेश्चन है, पीछे हमें इनकरेक्ट पूछा था, यहाँ पे हमें करेक्ट पूछा है। अब करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस में आपको कुछ भी आ सकता है, आपको टेंस में भी करेक्ट इनकरेक्ट आ सकता है, वॉइस में भी करेक्ट इनकरेक्ट आ सकता है, नरेशन में भी करेक्ट इनकरेक्ट आ सकता है, आर्टिकल, किसी में भी करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन 1 है, आवर कोच मेक्स अस टू रन 2 माइल बिफोर द प्रैक्टिस। मतलब हमारे कोच ने, मेक्स किसके लिए यूज होता है, किसी से कोई चीज़ फोर्सफुली करवानी हो तब हम मेक्स वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, दूसरी ऑप्शन है आवर कोच मेक्स अस रनिंग 2 माइल। अब देखो यहाँ पे रन था, यहाँ पे रनिंग कर दिया इन्होंने, बिफोर द प्रैक्टिस, तो इन दोनों में से ही लग रहा है ना, एक ही फर्क है, तो हो सकता है इन दोनों में से ही एक करेक्ट हो। Our coach runs us 2 mile before the practice. Our coach makes us run 2 mile before the practice. कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट इसमें? अच्छा यहाँ पे मेक्स अस 2 रन लिखा गया है तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, अभी यहाँ पे डिसाइड नहीं हो सकता कि ए और बी में से ही करेक्ट इनकरेक्ट कौन सा है। सी ऑप्शन है आवर कोच रन्स अस 2 माइल, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनी। नेक्स्ट है आवर कोच मेक अस रन 2 माइल बिफोर द प्रैक्टिस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये करेक्ट क्यों, ये सुनो, मेक्स के साथ जब भी वर्ब यूज़ की जाती है वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिखी जाती है,
जैसे रन, वॉक, इस तरीके से, ना कोई आईएनजी लगेगा ना कुछ और, सिंपल बेसिक फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी, अवर कोच मेक्स अस रन 2 miles बिफोर द प्रैक्टिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये 10 क्वेश्चन आपके एचपीपीएससी के मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम में आए हुए थे। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कितना स्कोर हुआ, कितने क्वेश्चन ठीक हुए आपके। टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, ये तो पूरे के पूरे ठीक होने चाहिए भाई, काफ़ी डिटेल से आपको पढ़ाया गया है। और हाँ, अगर ये पीडीएफ चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ ज़रूर लिख देना और अपने स्कोर ज़रूर बताना। जितने भी एस्पिरेंट वीडियो देखेंगे, बाद में भी वीडियो देखेंगे, स्कोर ज़रूर बताना अपना। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।